आदरणीय स्वामी जी और यहाँ पे उपस्थित आप सभी लोगों को मेरा सप्रेम नमस्कार। केसी जी और गुजरात गवर्नमेंट का ये मेरे लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि एक्चुअली मैंने भी अभी तक जो ये मिले तो हम बहुत सारे बच्चों से हैं अभी तक, लेकिन इस तरीके का अपॉर्चुनिटी मेरे लिए भी पहली बार है। तो मैं भी आप लोगों के इतना बहुत खुश हूँ और ये जो मुझे मौका मिला है, मैं यही चाहूँगी कि देखिए लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारे लोग हम जब भी कहीं जाते हैं लोग ऑटोग्राफ लेने की बात करते हैं, लेकिन मेरा मानना है ऑटोग्राफ देने वाला नहीं, आप ऑटोग्राफ लेने के लिए नहीं, आप ऐसा बनो आप कि आप ऑटोग्राफ देने के लायक हो जाओ। मैंने लाइफ में अपने यही सीखा बचपन में, जो मैं कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी आपको, क्योंकि जब मैं बचपन में जब छोटी थी तो मैं अपने कॉपी के पीछे में ऑटोग्राफ देती थी, तो अपने फ्रेंड्स को भी बोलती थी कि मेरा ऑटोग्राफ लो, तो वो लोग मेरा ऑटोग्राफ कभी नहीं लेते थे। और ऑटोग्राफ लेने के लिए भीड़ हो जाती, और ऑटोग्राफ लेने के लिए जब उनको हम कहते वो कोई नहीं लेता था। फिर क्या हुआ कि अभी कुछ दिन बाद कि सारे एग्जाम में उनके वो ना गोल गोल भरते हैं, उनके क्वेश्चंस आए थे कि हु इज द फर्स्ट फीमेल एम्पूटी करके, तो अभी आके वो सारे बोले ऑटोग्राफ दे दो भाई। तो इस तरीके मतलब लाइफ में आप कभी भी जीवन में ये चीज, मतलब ये पहला मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि आपके अंदर वो चीजें जाएं, आपके अंदर वो चीजें जानी चाहिए, तभी आप, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ, देखिए ये चीजें हर कोई जब भी काम करता है उसको कुछ ना कुछ ये सोचता है, या तो फिर अपने आप को बहुत ही सेलिब्रिटी या फिर इस टाइप को कुछ करने के लिए, या फिर अपने अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, मेरे साथ जैसे एवरेस्ट क्यों किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरा लूज हो रहा था। जब ये हो चुका था, सारी दुनिया मान चुकी थी विकलांग हो चुकी, कुछ नहीं कर सकती, तो मैं पूरी तरीके से टूट चुकी थी। तो मैंने कहा नहीं, अभी ये नहीं, वॉलीबॉल फुटबॉल नहीं, लाइफ का सबसे टफ गेम करना है। तब मैंने माउंटेनिंग चुना। जो सी लेवल पे हम कोई गेम खेलते हैं तो क्या होता, ज़्यादा से ज़्यादा हम सॉरी बोल देते हैं, या फिर कोई गलती होती तो हमको निकाल दिया जाता है ऐसे करके। और माउंटेनिंग ऐसा कि डिसिप्लिन, बी हम्बल और मैनेजमेंट, आपको ये सारी चीज़ें सिखाता और पूरा नेचर से आप सीखते हो डायरेक्टली। तो इसलिए मैंने उसको चुना कि देखते हैं कि मेरे अंदर क्या है, कि मैं कैसे अपने आप को, क्योंकि जो एक मैं लूज हो रही थी वो चीज़ें मेरे सामने आनी चाहिए। तो अपने आप को जब तक हम खुद पे अपने आप को नहीं संभाल पाएंगे तो फिर हम दूसरे को कैसे कर सकते हैं। खैर एक्सपीरियंस से बात शुरू करो। मैं बताती हूँ 2011 में, उसके पहले मैं 11 के पहले मैं वॉलीबॉल प्लेयर थी, वॉलीबॉल और फुटबॉल प्लेयर थी, नेशनल चैंपियन रह चुकी हूँ मैं। 2011 में चलती ट्रेन से मुझे कुछ बदमाशों ने बाहर फेंक दिया था। लखनऊ टू दिल्ली हम आ रहे थे और बरेली के आसपास कुछ बदमाशों ने ट्रेन चढ़े और कंपार्टमेंट में उन्होंने लूटपाट शुरू कर। गोल्ड चैन पहन रखी थी, कंपार्टमेंट में किसी ने मना नहीं किया, मुझ में एक प्लेयर वाली भावना थी कि नहीं तो नहीं देंगे, सब अपना दे रहे थे। मैंने कहा नहीं दूंगी मैं। उन्होंने मुझे 4-5 थे उठाया, ट्रेन से उठा के चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया था। दुर्भाग्य ये था कि उसी समय दूसरी ट्रैक से ट्रेन आ रही थी और मेरा एक पैर ट्रेन के नीचे और दूसरे पैर की हड्डियां टूट के बाहर, सब ऐसे जीन्स के बाहर आ गई थी टूट के। तो ओके, टूट के जीन्स के बाहर आ गई थी। तो जब एक्चुअली कंफर्टेबल फील हम हेयर, सो सॉरी, टूट के जीन्स के बाहर आ गई। तो मुझे पता नहीं था कि मेरा पैर कट चुका, मुझे खुद भी फील नहीं था कि मेरा पैर कट, क्योंकि सोचा ही नहीं था, इतना बेपनाह दर्द था। ऐसे दोनों हाथ रख के उठने की कोशिश किया तो उठ ही नहीं पा रहे। कुछ देर बाद जब देखा कि इस पैर की हड्डियां टूट, दूसरे पैर की थाई को उठा के देखा तो मेरा पैर कट चुका था और ऐसे उसमें लटका हुआ था, मेरा जीन्स में से पैर लटक गया था, ब्लड फोर्सफुली निकल रहा था। तब मुझे लगा कि मैं नहीं चल सकती। बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे, कोई बचा ले, कोई बचा ले, कोई नहीं आ रहा था बचाने। रात का 1-1:30 बजे का समय था। मैं वहीं पड़ी रही पूरी रात, क्योंकि तब भी जीना तो तब भी था, ऐसे दोनों हाथों में पत्थर लेके, और फिर दोनों हाथों में पत्थर लेके चिल्लाते रहे, कोई नहीं गया। ट्रेनें आती गई जाती गई, आती गई जाती गई। सुबह गाँव वालों ने, यहाँ तक कि एक बार जब ट्रेन आती तो डर लगता था कि इतना वाइब्रेट, इतना तेज हवा चलता था, डर लगता था। तो भगवान से मन में आता था कि भगवान ट्रेन ना आए, ऐसा करके निकलता था मन में। फिर एक बार कुछ देर बाद क्या हुआ कि मेरे जो पैर था, ब्लड की वजह से, कुछ बिना फ्री का इनविटेशन भी कुछ लोगों को मिल गया था वहाँ पे, जो चूहे होते हैं ट्रैक पे, मेरे पैर को आके ऐसे ऐसे काट रहे थे। मेरा बॉडी मूवमेंट नहीं हो पा रहा था, मैं कुछ कर भी नहीं पा रही थी और ऐसी पड़ी रही। और
ट्रेन जब आती थी तो जब ट्रेन वाइब्रेशन की वजह से फिर वो चूहे चले जाते, मतलब इस तरीके से पूरी रात चलता। सुबह गांव वालों ने मुझे देखा और उन्होंने वहाँ से उठाया और ले गए हॉस्पिटल, लेके बरेली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे डॉक्टर थे, फार्मासिस्ट, सारे लोग आपस में थे और उन्होंने जब देखा कि ऐसी हालात है तो उन्होंने, इसके पास ब्लड नहीं है, एनेस्थीसिया नहीं, हम इसका इलाज शुरू करें, कैसे करें। उतनी देर में मैंने पहली बार बोला कि सर जब मेरा पूरा पैर कटा तब बर्दाश्त किया, आज तो उतनी देर ट्रैक पे पड़े थे तब बर्दाश्त किया, तो अभी तो आप मेरे अच्छे के लिए मेरा पैर काटेंगे, आप मेरा पैर काटिए, बिना एनेस्थीसिया हम बर्दाश्त करेंगे। आपको यकीन नहीं होगा, मेरा हाथ ये सब भी फ्रैक्चर था, बेड को पकड़ा है और बिना एनेस्थीसिया मेरा पैर काटा गया है। ये सब मतलब कह रहे थे तब तक भी अभी किसी को पता नहीं था कि नेशनल प्लेयर है। उन्होंने यहाँ तक कि वहाँ के जो डॉक्टर फार्मासिस्ट, उन्होंने 1 यूनिट मुझे ब्लड भी दिया सिर्फ इसी बात पे कि अभी भी जीने की इतनी इच्छा है इसके अंदर। उसके बाद वहाँ तक तो ठीक ठाक था, फिर लखनऊ KGMC ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, वहाँ तक भी ठीक था। जब एम्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली में मुझे लाया गया करीब 25 दिन बाद, जब डॉक्टरों ने कहा कि अभी अरुणिमा ठीक है, जान नहीं जाएगी, बाकी जब बात मीडिया में आई, रेलवे समय सारणी के अनुसार जब पता चला कि तब 49 ट्रेन अप डाउन हुई थी। जहाँ पे हम थे वहाँ पे 49 इतने करीब थे कि ऐसे पलट जाते तो फिर से ट्रैक पे आ जाए, इसीलिए मैंने मूवमेंट नहीं किया था कि शायद अगर ट्रेन आ जाएगी तो क्या करेंगे, इसलिए नहीं किया था। हॉस्पिटल में जब मैं 25 दिन, एम्स की बात बता रहे हैं, जब 25 दिन के बाद जब मैं टीवी वगैरह देखना शुरू किया, क्या लिख के आ रहा कि अरुणिमा के पास टिकट नहीं था, अरुणिमा टीटी के आने से ट्रेन से कूद गई। ये मुझे उतना दुख तब नहीं था कि जब मेरा पैर कटा था, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका था। उससे ज्यादा दुख मुझे तब होने लगा जब ये सब बातें आनी। करोड़ों बच्चे जब ये सोचते हैं कि मुझे गेम इससे मुझे प्रॉफिट होगा या फिर कुछ फायदा मिलेगा, उसके एंड मोमेंट पे इस तरीके की बातें करें। सच में हम टूट चुके थे कि एक तो जिस घर की जवान लड़की का पैर कटा हो, उसके परिवार की क्या स्थिति हो सकती है या उसकी कैसी, सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है। वाकई में हॉस्पिटल के बेड पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि फिर बाद में बोला गया, जब इसका खंडन के टिकट वगैरह दिखाया था, घर वालों ने टिकट दिखाया, प्रूफ किया, CCTV कैमरा लगाने का मुझे भी बहुत फायदा हुआ था, प्रूफ हुआ। खैर बाद में बोला गया कि अरुणिमा सुसाइड करने गई थी, झकझोर के रख दिया था मुझे अंदर। तब मेरा जो अंदर का ना सेल्फ रिस्पेक्ट जिसको बोलते हैं वो एकदम खत्म हो रहा था। मैंने कहा क्या है, अभी हम एक मध्यम वर्गीय फैमिली से अपनी बातें चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे लोगों के, लेकिन लोगों को कहते हैं ना इतनी बड़ी लेवल की वो बातें हो रही थी कि बात को सुनी ही नहीं जा रही थी। तब हॉस्पिटल के बेड पे डिसाइड किया, ठीक है आज आपका दिन है, जितना चाहो बोल लो, कल मेरा दिन आने वाला है, मैं प्रूफ कर दूंगी कि मैं क्या हूं। तो सब कुछ मतलब अभी ये एक चीज मेरे साथ, या तो ये पूरी मुझे दाल रोटी की कभी कमी नहीं होती अपने घर में, या तो पूरी तरीके से वहीं हम गिव अप कर देते, दाल रोटी खाते घर में, दैट्स ऑल। या तो जो जिंदगी बैसाखी पे रहते, व्हील चेयर पे रहते, या तो अपने आप को या तो प्रूफ कर दो। वो रिस्क कभी बहुत सारे लोग इतने, शायद आप लोगों में से भी कुछ लोग सोचेंगे इतना रिस्क लेने की क्या जरूरत है। मेरा मानना है कि ये सबसे बड़ा रिस्क है कि जो लोग रिस्क नहीं लेते हैं। लाइफ में सबसे बड़ा रिस्क लेना चाहिए। दर्द बर्दाश्त करने की अगर आप में क्षमता नहीं है तब तक आप कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए फिर डिसाइड किया, लाइफ का सबसे कम माउंटेनिंग चुना। और कहते हैं कहने में और करने में बहुत अंतर है। जब जिस लड़की का पैर नहीं है, दूसरे पैर में रॉड पड़ी है, प्रोस्थेटिक लेग भी नहीं लगा है, अगर कोई हॉस्पिटल के बेड से पड़े पड़े बोले कि मुझे एवरेज जाना है, तो लोग पागल तो बोलेंगे। मुझे लोगों ने पागल, सनकी, दिमाग खराब हो चुका है, मतलब क्या नहीं बोला। यहाँ तक कुछ लोगों ने फ्रंट पे मुझे बोला कि क्या लंगड़ी हो गई, दिमाग भी खराब हो चुका है। गलती उनकी भी नहीं थी, उन्होंने कभी देखा ही नहीं था इस तरीके से। हमारे साथ क्या होता है ना कि हम जब तक एक एग्जाम्पल नहीं दे देते लोगों को समझ में नहीं आता। सही है। और मेरा तो यही मानना है कि बात तभी करो जब आपके हाथ में अचीवमेंट हो, तभी बात कर, तो ये होना भी चाहिए ऐसा। आप क्या था सही जगह में, हम कहाँ पे ट्रेनिंग करें, कहाँ पे हम किसके अंडर में गाइडेंस में ट्रेनिंग। मैम बुछेंद्री पाल भैया ने सजेस्ट किया, भाई साहब हमारे हैं, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि मैडम बुछेंद्री पाल से मिलते हैं। भाई को भी बोलते कि वो तो पागल हो ही चुकी है, कम से कम तुम तो ना पागल हो, उसको समझाया जा रहा था। हम दोनों जन मिलकर जब एम्स से डिस्चार्ज होने के बाद जब लोग अपना जीवन यापन करने की सोचते हैं या इस तरीके की सोचते हैं, तो हम सीधा एवरेस्ट क्लाइम की और इस तरीके की अपने आप को प्रूफ करने की दो चीज़ें दिमाग में सिर्फ चल रही थी। पहली बार हैंडीकैप कंपार्टमेंट में जमशेदपुर पहुंचे, मैडम से मिले, मैडम बुछेंद्री पाल। उन्होंने जब फर्स्ट टाइम मुझे देखा, उन्होंने कहा अरुणिमा
तूने ऐसी हालात में एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ के बारे में सोचा, तो तूने अपने अंदर तो एवरेस्ट फतह कर लिया, अब तो सिर्फ लोगों के लिए है। वाह भी वाह। तो वो एक पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने मुझ पे भरोसा किया। उसके बाद जब उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन ऐसे तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्रूफ करना पड़ेगा कि तुम कर सकती हो। हम जब ट्रेनिंग में गए, सारे लोग नॉर्मल थे, तब तक तो खैर इतना स्ट्रांग हम हो गए थे, सारे लोग भी वही बातें कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मुझे उन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या होता था, किसी पीक के लिए, जब ट्रेनिंग की बात बताए, किसी पीक के लिए हम निकलते तो सारे लोग कहते कि हाँ रणिमा तुम धीरे धीरे आओ, हम लोग चलते हैं। हर बात सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है? आप खुद। जिस दिन किसी भी चीज के प्रति, किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी। मैं बताऊं, स्वामी जी की मैं महाराज जी से मिली नहीं थी, लेकिन मेरे पिताजी बताते थे कि ऐसे कि स्वामी जी के बारे में बताते थे मुझे। और सिर्फ स्वामी जी को, जब भगवान परमहंस मां शारदा जी को तो हम जानते भी नहीं थे। महाराज जी से जब हम फर्स्ट टाइम मिले तो महाराज जी ने मुझे वो फोटोग्राफ दिया और इतना ही बोला कि तुम इन पे भरोसा रखना और देखना, तुम्हें जहां भी कहीं जरूरत, कहीं भी प्रॉब्लम होगी, तुम इस फोटो को देखना और बोलना कि मेरी मदद करिए। यही हुआ। मतलब जैसे विश्वास नहीं होता किसी चीज पे, एक विश्वास, अटूट विश्वास आपका हो उस पे, बस। बाकी तो सब कुछ आप करते हो, एक विश्वास उस पे होता है और सब कुछ तो आप करते हो। उसी तरीके से आप अपने आप रास्ता, आप पानी की तरह अपने आप रास्ता बनाते चले जाते हो। वहां पे भी यही हुआ। सारे लोग हमसे आगे जब निकल जाते, हम उनसे यही बोलते, अपने मन में ये सोचते कि क्या है कि मैं एवरेस्ट का प्लान कर रही हूँ, मैं छोटा सा पीक नहीं सबमिट कर दूं। फिर उसी दिन एक निश्चय लिया कि कोई बात नहीं, आज ये दिन ऐसा नहीं है कि मैं चल पाऊँ, आज इतना मैं ठीक नहीं हूँ कि मैं चल पाऊँ, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि मैं इनसे आगे जाऊंगी। आने वाले 8 महीने बाद पूरा टेंट उठा के, पूरा 30 किलो का वेट उठा के बेस कैंप से साथ निकलते, टॉप पे पहले पहुंचते थे और ऐसे करके देखते थे ये लोग आ रहे हैं। मतलब उससे भी ज्यादा खुशी तब होती थी जब वो सारे लोग आके मुझसे ये बोलते, मैडम खाते क्या हो, पैर नहीं है, खाते क्या हो, ऐसे करके। मतलब ये सब चीजें चल रही थी। उसी ट्रैकिंग के दौरान क्या होता, मेरा पैर कट जाता, स्टंप जो है से कट जाता था, ब्लड निकलने लगता था, इतना ज्यादा रगड़ पड़ता था कि वो पूरा कट जाता था, ब्लड आने लगता था। तो बार बार पैर खोल के देखते थे, तब भी देर होता था, लेट हो जाते थे हम। उसी दिन फिर एक संकल्प लिया कि अगर दिन भर का मेरा काम है, पूरे दिन में चाहे वो ब्लिस्टर पड़े, ब्लड निकले, कुछ भी हो, लेकिन पैर नहीं खोलेंगे। आज की डेट में इतना वो हार्ड हो चुका है कि अब तो ब्लड ही नहीं निकलता। तो सब कुछ आप पर है, आप कैसे अपने बॉडी को करते हो, कैसे अपने मन को करते हो, सब कुछ आप पर है। और जब एवरेस्ट की बात आई, किसी को वही मेरे लिए यकीन दिलाना बहुत मुश्किल था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, बहुत मुश्किल था मेरे लिए। एवरेस्ट शेरपा को जब पता चला तो बोला नहीं हो सकता। कैंप 3 तक तो ठीक ठाक है, कैंप 3 तक तो ठीक ठाक है। जैसे एवरेस्ट का ना देखने में, अभी आप वो उसका वो देखोगे, फोटोज देखोगे तो इतना सुंदर दिखेगा। कुछ फोटोज हैं मेरे पास भी कि उसका देखो बहुत सुंदर दिखेगा, लेकिन वो दिखता सुंदर, लेकिन है इतना हार्ड कि बहुत मुश्किल हो। चारों तरफ सिर्फ बर्फ, ब्लू और ग्रीन आइस दिखता है। कैंप 3 तक हम ठीक ठाक। नॉर्मल लड़कियां ऐसी थी, कई नॉर्मल लड़कियां जो हम लोग के साथ, वो सब गिव अप करके नीचे आ गई थी। आज वो लोग बल्कि हमको मिलते हैं कि रणिमा तूने हिम्मत दिखाई, तू कर लिया तूने। कैंप 3 से कैंप 4 पहुंचे हम। कैंप 4 के बाद जैसे ही मैं कैंप 4 में गई, मेरे बगल वाले टेंट में एक कोरियन लड़की को ऐसे खींच के निकाला जा रहा था और उसका बॉडी ऐसे अकड़ गया था, मर चुकी थी। वो सबमिट करके वापस आई थी, मर चुकी थी। डिसीजन लेना इतना मुश्किल होता जब आपके सामने किसी को आप मरता देखो, या फिर इस तरीके जिधर ही आप हेडलाइट मेरी जाती थी उधर ही डेड बॉडीज नजर आती थी। अच्छे माउंटेनियर और अच्छे हौसले, कितना भी दिलेर क्यों ना हो, लेकिन धरी की धरी रह जाती जो अपनी आंखों के सामने किसी को इस तरीके की चीजें देखता है। सच मैंने भी कभी नहीं देखा था। मैंने सोचा क्या है ये, मैं डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि क्या करूं। जिस चीज के लिए ये लोग मर चुके हैं उसी चीज के लिए हम आगे जा रहे हैं। लेकिन जब आपका गोल आप पे इतना ज्यादा हावी हो ना, कि इतना ज्यादा आप पे हावी हो कि दिल दिमाग पूरे रग में हो आपके, तब ऐसी चीजें भी आपको हेल्प करती। मैं खुद वहां पे खड़ी होके करीब 10 से जब मैं ऊपर निकलना शुरू किया, मैंने जहाँ सिर्फ डेड बॉडीज, उसको डेथ जोन एरिया ही बोलते हैं, उस एरिया का नाम ही डेथ जोन एरिया पड़ चुका है।
जितने लोग मरे हुए थे, कोई ऐसा किसी का हाथ दिख रहा है, किसी का पैर दिख रहा है, ऐसे दबा हुआ उसमें बर्फ में। मैं 10 से 15 सेकंड खड़ी हुई, मैं खुद डिसीजन नहीं ले पा रही थी। मैंने 10 से 15 सेकंड खड़ी होकर सिर्फ इतना बोला, अगर आप सभी में से सबने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, अगर नहीं सबमिट किया मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगा और जिंदा वापस जाऊंगी। क्योंकि मुझे और महाराज जी से जो मैंने वादा किया था, मेरे दिमाग में उस वक्त वीडियो की तरह चल रही थी। अगर मतलब हम अगर अपने लक्ष्य थोड़ा सा कुछ दूसरा कुछ सोचते ना तो फिर सब करे लीक से अपने हट जाते हैं। मेरे दिमाग में वीडियो की तरह चल रहा था कि मैं उसी दौरान की मैं बता रही हूँ, मेरे ऊपर वाले फ्लैट में फोटोज था, ब्लैक एंड वाइट फोटो थी, तो अभी फोटो भी वो दिखाएंगे, ब्लैक एंड वाइट फोटो था। और क्या हुआ, शेरपा को बार बार हम बोलते थे कि फोटो निकालो और मुझे थोड़ा सा दे दो। हम 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए देखते, फिर उसको बोलते कि रख दो। तो बोलते क्या है तुम बार बार निकालती हो और बार बार रखवाती हो, टाइम वेस्ट होता है इससे, और मैं नहीं रखूंगा। कहते क्या है ये? फिर उसने बोला कि क्या है क्या ये? तुमने कहा तुम नहीं जानते, मेरा एनर्जी का डोज है, मेरा एनर्जी का डोज है ये। हर बार मैं उसको देखती हूँ तो मुझे एनर्जी मिलती है, तुम नहीं समझोगे क्योंकि तुम्हारी समझ से परे है ये, रखो। अच्छा, फिर रखा के फिर चलना शुरू किया। मेरे ग्रुप के सारे लोग निकल चुके थे, सारे लोग मतलब आगे चले गए थे मुझे छोड़ के आगे। हमारा शेरपा सिर्फ 2 लोग थे। हिलेरी स्टेप, आप लोग अगर जानते हो हिलेरी स्टेप साउथ समिट के करीब जैसे ही हम पहुंचे, मेरा खुद का ऑक्सीजन खत्म होने लगा। जनरली लोगों को 15 घंटे लगते हैं, 15 से 16 घंटे, 14 से 15-16 घंटे करीब लोग सबमिट कर लेते हैं। मैं जब साउथ समिट हिलेरी के सब पहुंची, मेरा शेरपा बोला मैं तो ऑक्सीजन खत्म हो रहा है। यहाँ तक हम इतना इजी तरीके से यहाँ आपको बता रहे, लेकिन जब वो बोला था तो एकदम दिमाग और मन में मतलब दिल दिमाग में एकदम एक कौंध गया कि ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, क्या होगा अभी। ऐसे एक आश्चर्य हो गए थे वहाँ पे। उसने बोला 1 घंटे पहले वो ब्लिंक करता है कि आपका ऑक्सीजन खत्म हो रहा है, सेफ जगह पे आप चलिए, दूसरा ऑक्सीजन का इंतजाम कर लो। बोला कि रिनिमा तुम यहाँ तक भी तुम्हारा कम नहीं है, कोई आज तक नहीं आया है। उसने जब हम नहीं माने कि नहीं मुझे जाना है आगे, उसने एजेंसी के लीडर को, मैम बछेंद्री पाल, सबको बता दिया गया कि रिनिमा का ऑक्सीजन खत्म हो रहा, अगर ये नहीं मानी तो इसकी जान भी जा सकती है। मैं उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि नहीं कुछ नहीं होगा हमारा, और हम भगवान हमारे साथ में, बार बार मैं समझाने की उसको कोशिश कर रही थी कि मतलब हमारा विश्वास हमारे साथ है। वो नहीं मान रहा था। लास्ट में कभी कभी क्या होता है लाइफ में, मुझे मेरी माँ ने भी और मैम बछेंद्री पाल ने भी हमेशा यही बोला है कि जब लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब सिर्फ आप होते हो, डिसीजन कोई और लेने वाला नहीं होता है, और डिसीजन आपको लेना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए डिसीजन सिर्फ आपको लेना है। तो जहां पे भी खड़े हो वहां से थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखो और सोचो कि एक एक कदम चल के आप यहां तक पहुंचे हो, और अपना सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाना, देखना कुछ देर बाद तुम अपने टॉप पे होगे, अपने लक्ष्य पर होगे। सही में मैंने शेरपा को बोला कि आप जाना चाहती हो तो, मैं भी इरिटेट हो गई, मैं भी कि बार बार बोल रहा नहीं। मैंने इरिटेशन में मैंने बोला कि आप जाना चाहते हो तो जाओ, नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ। मेरे पास इतना ऑक्सीजन है कि मैं अपने देश का तिरंगा लगाऊं, ये रिकॉर्ड इंडिया के नाम ला पाऊं। और फिर क्या हुआ कि मैं एक कदम आगे बढ़ाई। ये बात मेरे दिमाग में एक वीडियो की तरह चल रहा था। करीब 1 से 1.5 घंटे बाद मैं एवरेस्ट टॉप पे थी। शेरपा का भी नजरिया चेंज तुरंत, क्योंकि मैं एक वर्ल्ड रिकॉर्डर हो चुकी थी, उसका भी बिहेवियर तुरंत चेंज। मैं अपनी खुशी बांट नहीं पा रही थी वहां किसी से। सच बताऊं, मैं हाथ ऐसे ऊपर करके चिल्लाने का मन कर रहा था, इतनी जोर जोर चिल्लाऊं कि सारी दुनिया को बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, उन लोगों को बता दूं जो लोग ये सोचते हैं लड़की, दूसरे विकलांग, तीसरे मिडिल क्लास फैमिली, जो मतलब बाधाओं से हार जाते हैं, ऐसे लोग जो कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो हार जाते हैं, उनको मैं बताना चाह रही थी चिल्ला के बनाने। सबसे पहले मैंने उन लोगों को धन्यवाद बोला जिन लोगों ने मेरी आलोचना की थी, क्योंकि सही मायने में सबसे बड़े साथी तो वही मेरे थे। अगर वो मेरी आलोचना नहीं करते, सच बताओ मैं कभी पहुंच ही नहीं सकती थी वहां तक। उन्होंने मुझे वो चीजें जगाई कि हाँ तुम्हें वो चीज है, करो। और फिर मैंने वो स्वामी जी से जो प्रॉमिस किया था, वो फोटो निकालो जल्दी उसमें से। मुझे याद था, ये सबसे बड़ी उसमें याद भी था मुझे। फटाफट फोटो रखा
और स्वामी जी की सब प्रार्थना किया कि वहाँ पे मुझे महाराज जी लोग एक जब कहीं शुरू करते हैं या प्रेयर करते हैं तो एक मंत्र बोलते हैं, मुझे आज तक वो मंत्र याद नहीं है। सच बताऊं, मुझे मंत्र वो याद नहीं है, और मैंने सिर्फ इतना बोला कि हे भगवान, वो जो महाराज जी मंत्र बोलते वो आप एक्सेप्ट कर लो। मुझे नहीं पता कि वो मंत्र क्या है, लेकिन एक्सेप्ट कर लो आप। और लेकिन मेरी ये मतलब अंतरात्मा से मैं ये जानती कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं यहाँ लेके आऊंगी। एक एक पल आपने मेरी मदद की, और आज मैंने अपने प्रॉमिस को पूरा किया करके उसके बाद फटाफट शेरपा मुझसे बार बार बोल रहा है कि चलो नीचे चलो, ऑक्सीजन तेरा खत्म हो रहा है, मर जाएगी, जल्दी चल। मैंने कहा अच्छा नहीं, फोटो खींच लो। तो उसने वो फोटो निकाली थी, फोटो खींच लो, 2-3 फोटो निकाली। मैंने कहा अच्छा थोड़ा वीडियो भी बनाओ। कह रहा पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब हो चुका, मर जाएगी रे तू। ऐसे करके बोला उसने, मर जाएगी तू। हमने कहा नहीं बनाओ। तो मैंने थोड़ा जिद करने पे मैंने क्या किया, कैमरा अपना ऑन किया। मैंने 5 पे बैटरी लेके गए थे, एक डिस्पोजल कैमरा, दूसरा एक कैमरा, कि एक नहीं काम करेगा तो दूसरा नहीं तो तीसरा करेगा। सब जैकेट के इधर उधर में भर रखा था। मैं उस वीडियो बनाने को बोला जब उसको, तो वीडियो बोला तू पागल, पूरी तरीके तरह हाई एल्टीट्यूड का असर हो चुका है, तू पागल हो गई है। सच बताएं, शायद आप लोग भी इसमें से सोचोगे कि सही में अरुणिमा का इतना रिस्क था, क्यों वीडियो बनाने की सोच रही थी? क्योंकि कहीं ना कहीं से मैं खुद इस बात को मान चुकी थी, शायद मैं जिंदा ना जाऊं। खुद इस चीज अंदर में चल रहा था कि शायद, क्योंकि चमत्कार नहीं हो सकता, 8848 की हाइट पे ऑक्सीजन मिलना असंभव होता है। और उसको कैमरा ऑन करके जब दे दिया, हमने कहा तुम बनाओ, और ये कैमरा अपने पास रखो, अगर मैं जिंदा नहीं जाती हूँ, उसको बोला मैंने कि अगर मैं जिंदा नहीं जाती हूँ तो ये वीडियो मेरे इंडिया पहुंचा देना, युवा वर्ग तक चला जाएगा। उसमें सिर्फ इतना ही बोला, आज वीडियो तो नहीं है, शायद यूट्यूब वगैरह पे है, वो वीडियो में सिर्फ 1 से 1.5-2 मिनट का है वो। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि ऐसी हालात होने के बाद भी, एक्सीडेंट हुआ, सब कुछ पता आप लोगों को, ऐसा होने के बाद भी अगर हम कर सकते हैं तो आपके पास तो सब कुछ है, आप क्यों नहीं कर सकते? सिर्फ एक सोच की देरी है, जिस दिन वो सोच यहाँ से पनप गई और आप उस रास्ते पे पूरी ईमानदारी से चले अपने गोल के प्रति, कोई भी नहीं रोक सकता। बस इतना बनाया और वीडियो दिया। उसने बोला सच में तू पागल है। फटाफट खैर वीडियो बनाया, फिर रखा उसने। मैं चल के नीचे आई थी अभी कुछ ही देर, और क्योंकि मेरा तो लास्ट ऑक्सीजन का एकदम खत्म ही होने वाला था। मैंने नीचे कोई नहीं था। जब मैं टॉप पे पहुंची तब तो 2-3 लोग थे, तिब्बत साइड से भी चढ़े थे, बाद में सब लोग फटाफट, जब वेदर खराब हुआ, विंड चलने लगी, स्नो कॉटन जैसा गिरता है पूरा, तो सब फटाफट भाग के नीचे आना शुरू किया। मैं भी कुछ नीचे अभी आई ही थी कि मेरा ऑक्सीजन पूरी तरीके से खत्म है। मैं से गिर गए थे नीचे ऐसे गिर गए बर्फ पे, और ब्रीथिंग बहुत फास्ट। शेरपा बोल रहा कि अरुणिमा तू बहुत बहादुर है, तू देख, मुझे विश्वास नहीं था कि तू एवरेस्ट सबमिट कर पाएगी, लेकिन तूने किया, उठ चल। जैसे ही हम खड़े होते थे हम गिर जाते थे, जैसे ही खड़े होने की कोशिश तो गिर जा रहे थे हम। एकाएक शेरपा ने मुझे क्या किया, फटाफट वहाँ एंकर किया। उसने देखा और मुझे भी बोला कि हम लोगों ने देखा कि एक नीचे से एक ब्रिटिश क्लाइंबर ऊपर आ रहा था, लेकिन उसने भी देखा कि वेदर खराब है, विंड, क्योंकि जिनके पास जैसे चांस होते ना कि, और जैसे ये था कि मेरे पास चांस नहीं था, कि मुझे बहुत मुश्किल से स्पॉन्सर मिला था। गोल्ड चांस मुझे एक बहुत मुश्किल से मिला था। अगर मैं वो गोल्ड चांस खो देती तो मुझे कोई कंपनी स्पॉन्सर नहीं देती। मैं वो गोल्ड चांस नहीं खोना चाहती थी, इसलिए भी मैं रिस्क ली। उनके पास ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता पैसे का। उसने क्या, उसके पास 2 ऑक्सीजन था, उसने एक सिलेंडर को लिया, लगाया और दूसरे को वहीं फेंक दिया। शेरपा ने जब देखा मुझे एंकर किया फटाफट वहाँ कि गिर ना जाए, नहीं तो वहाँ पे क्या है कि यूं टाइप के है, और अगर एक गलती की तो बिना पासपोर्ट भेजा चाइना पहुँच जाएंगे, दूसरी गलती की तो कैंप 2 पहुँच जाएंगे, मतलब ये चीज़ें। वो फटाफट नीचे उतरा और ऑक्सीजन लिया, लेके आए, मुझे लगाया और बोला कि अरुणिमा तुम बहुत लकी है कि तुझे एक ऑक्सीजन सिलेंडर मिला। वो बोलता कि सही में, उसने बोला कि तुम बहुत लकी हो। मेरे पूरे दिमाग में, मैं कुछ नहीं बोली उसको, इसने बोला क्योंकि उतना गुस्से में था कि मुझे मार भी देता। वो इतना गुस्से में था वो, क्योंकि मैंने उसकी बात नहीं मानी थी। और उसने बोला बहुत लकी हो तुम। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात घुस नहीं रही थी कि क्या है, लक जैसी चीज़ को हम सच बताएं मानते नहीं हैं कि लक जैसी भी चीज़ कुछ है। कि मेरा मानना है कि लक भी उसी का साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा है। भाग्य वही है हमारा
जो अगर लक और भाग्य की, भाग्य हमारा वही है जो आज हम कर्म कर रहे हैं। हम छोड़ के, अगर जब मुझे साउथ समिट से बोला जा रहा था कि अरुणिमा वापस चली जाओ, वापस चली जाओ, अगर हम वापस आ गए होते तो क्या ये ऑक्सीजन सिलेंडर की बात होती? हम भी नहीं होती ही नहीं, क्योंकि हम वापस जा चुके थे। और रही बात भगवान की, मैं भी पूरी तरीके से ऊपर वाले को मानती हूँ। आज मैं जिंदा हूँ तो ऊपर वाले की वजह से ही हूँ। जब रेलवे ट्रैक पे थी, पड़े हुए थे हम, 49 ट्रेन अप डाउन हो गए, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो चुका था। जब 49 ट्रेन अप डाउन हो चुका है तब नहीं हम मरे तो यहाँ कैसे मरते? इसका मतलब साफ है कि ऊपर वाला मुझे कुछ इतिहास रचने के लिए ही बचाया है। और वहाँ पे बिना ऑक्सीजन के हम जिंदा नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने ऑक्सीजन का इंतजाम तो करना ही करना था। फाइनली उन्होंने यही बोला, ऑक्सीजन सिलेंडर ले और जिंदा जा यहाँ से, जा यहाँ से, जिंदा जा यहाँ से। देखिए, ये सब बताने का हमारा सिर्फ एक मतलब है कि सिर्फ सब कुछ आप पर है। और एक चीज हम और अभी आप लोग से पूछेंगे कि अगर आपके सामने लिखा हो कि कालिदास जिस पेड़ पे, जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे, कैसा सोचते हो आप? कैसा सोचते? जनरली आप कैसा सोचोगे कि बेवकूफ थे या इंटेलिजेंट थे या कैसे थे? बेवकूफ थे। ये सोचने का तरीका आपका है। मैंने जहां तक सोचा कि लिखा हुआ है कालिदास, मैं उसको नहीं, मतलब लिखे हुए को नहीं झूठ कर रही, लेकिन मैं अपनी तरीके से सोचती हूँ। लिखा हुआ कालिदास जिस पेड़ पे डाल पे बैठे थे उसको काट। अरे बाबा, ऐसा क्यों नहीं सोचते हो कि वो इधर बैठे और डाली यहाँ से काट रहे हैं? ऐसा सोचो ना। ये पॉजिटिव आपका माइंड पे डिपेंड करता है, ये कि डाली एक ही है, बैठे इधर है, काट यहाँ से रहे। लिखा तो ये है ना कि कालिदास जिस डाल पे बैठे उसी काट। आप ऐसे ले बेवकूफ है, ऐसा कैसे सोच लिए बेवकूफ है? कुछ माइंड को तो लगाओ। ऐसी एक छोटी सी स्टोरी भी मैं बताऊंगी कि एक गांव था। उस गांव में दो साधु लोग मतलब भीख मांग रहे थे, कैसे कि वो भगवान की ही पूजा करते थे। और बहुत बहुत आंधी तूफान आया। वो पहुंचे, जब अपने फटाफट वो अपने झोपड़ी के पास गए, उन्होंने देखा कि एक साधु पहले पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनका झोपड़ी आधा उड़ चुका है, उड़ गया। तो वो बहुत भगवान को गुस्सा करते कि क्या भगवान, हम ही मिले हैं गरीब को, हमको ही सता रहे हो, इस तरीके का। दूसरा साधु जब आए तो वो नाचने लगे और बोले कि वाह भगवान, थैंक यू सो मच, मतलब धन्यवाद भगवान, धन्यवाद। तो पागल हो गया क्या तू धन्यवाद बोल रहा भगवान को? नहीं, तू पागल है। सोच भगवान हमसे कितना प्यार करते हैं कि एटलीस्ट हमारा आधा बचा के रखा है उन्होंने। तो सिर्फ मतलब नहीं समझ में आया कि आधा झोपड़ी बचा के रखा कि हम आधे में सेफ अपने आप को आज के दिन रख पाएंगे। आधा ही हमारा सिर्फ उड़ा, बाकी और लोगों को तो पूरा उड़ गया है। तो मतलब ये हमारी सोच पे कि हम सोचते कैसे, पॉजिटिव थिंकिंग, ये हमारा पॉजिटिव थिंकिंग। मुझे जब लोग पागल बोल रहे थे, अगर हम भी यही सोच रहे थे कि हाँ सही में नहीं पॉसिबल है। मेरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स थी, पैर कट जाना अच्छी बात नहीं है। किसी का पैर कट जाएगा तो भाई अच्छी बात नहीं, लेकिन आपको सोचना है कि उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ लो। आज मैं पूरी दुनिया में जानी जा रही हूँ अपने कटे हुए पैर के, क्योंकि फर्स्ट फीमेल एम्पुटी लिखता है, फर्स्ट फीमेल एम्पुटी, तो पैर की वजह से ना तो अपॉर्चुनिटी है, तो पॉजिटिव में उसको चेंज कर लो। ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि हम जैसा कि भूल भी जाने। दूसरी चीज़ ये है कि हम जैसा सोचते हैं, अपनी प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी बना लेना। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी कमजोरी को, सॉरी मैं भूल गई थी, अपनी कमजोरी को, कटे हुए पैर को या किसी भी तरह का प्रॉब्लम है आपके जीवन में, आप उसको अपनी ताकत बना लो। सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपको परेशान करे वही, उसी चीज़ को आप अपनी ताकत बना लो, सब कुछ आपके मुट्ठी में होगा। अभी उड़ान बाकी है, उसको उड़ान को बोल दो। हाँ, और एक लक्ष्य पूरा करने के बाद कभी भी बैठना नहीं चाहिए। मेरे भी छोटे छोटे लक्ष्य हैं। वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट के 7 हाईएस्ट पीक हैं, जिसमें से 3 सबमिट किया है। एवरेस्ट एशिया का, किलिमंजारो अफ्रीका का, यूरोप का एल्ब्रेस। अभी एल्ब्रेस तो अभी सबमिट किया 24 जुलाई को, बाकी अभी 4 बाकी हैं। साउथ अमेरिका जा रहे हैं दिसंबर के लास्ट वीक, जनवरी के फर्स्ट वीक में। ऐसे छोटे छोटे लक्ष्य पैरा ओलंपिक। और बाकी जो मुझे टाइम माउंटेनिंग लगातार नहीं किया जा सकता, और इसीलिए जो टाइम बचता है मैं उसमें रनिंग भी करती हूँ, 100 मीटर रनिंग।
ब्लेड रनर, ब्लेड 100 मीटर ऑस्कर पिस्टोरियस को आप लोग जानते हैं जैसे रनिंग करते हैं, उसी तरीके से मैं भी रनिंग करती हूँ। 18 सेकंड निकालने पर आपका सिलेक्शन होगा ओलंपिक में पार्टिसिपेट, तब आप कर सकते हैं। मेरा 20 सेकंड है अभी, 2 सेकंड बहुत ट्राई कर रहे हैं निकलने, लेकिन ट्राई करेंगे अभी और निकालने का कि वो निकल जाए, कि मैं पार्टिसिपेट कर पाऊँ। उम्मीद है कि आने वाले, बस आप लोगों की गुड विशेस चाहिए। एकेडमी और सही मायने में एवरेस्ट समिट, सही मायने में अचीवर या सही मायने में अचीवमेंट तभी होता है जब और बच्चों के लिए आप भी कुछ करो। जिस लेवल पे आप हो, अगर जैसे मैम ने मुझे सपोर्ट किया, स्वामी जी ने मुझे सपोर्ट किया, उसी तरीके से जब सही अचीवर आप तभी उसी दिन बन पाओगे जब और लोगों को भी इसीलिए मैं एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी बनाना चाहती हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट है डिसेबल्ड बच्चों के लिए, डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए और पुअर बच्चों के लिए। जमीन लिया है, बिल्डिंग नहीं तैयार, और आज की डेट में मेरे पास 3 ऐसे इंक्लूडिंग मी ऐसे बच्चे जो 13 सेकेंड में 100 मीटर निकाल रहा है, मेल है, 100 मीटर निकाल रहा है, और एक जैवलिंग और एक हम, मतलब खुद को मुझे मिला कि 3 ऐसे हैं जो ओलंपिक में उम्मीद है कि पार्टिसिपेट कर सकेंगे। उम्मीद है कि पार्टिसिपेट करेंगे। 5 बाकी बोला, कावी तो बोल दो ना, कावे बोल दो ना। और अभी तो इस उड़ान बाकी बाकी एक 4 लाइन की पंक्ति महाराज जी भी मुझे बोल रहे, एक 4 लाइन की पंक्ति हम आप लोगों के बीच में बोलेंगे। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है।